दोस्तों, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक महिला लाइन में लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़-भाड़ थी। वो तारीख डलवाने के लिए उस लाइन में खड़ी थी। उसी में भीड़-भाड़ में से पुरुष वाली लाइन में से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, खाँसने का आवाज़ आती है, बोलने का आवाज़ आती है। उस महिला को वो आवाज़ जानी-पहचानी सी लगती है, लेकिन जब वो देखती है तो उसे एक शख्स दिखता है और वो भी उसे थोड़ा जान-पहचान का लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं इसको मैंने देखा है, इसकी शक्ल कहीं न कहीं मैंने देखी है, लेकिन वो सही से पहचान नहीं पाती है। जब ध्यान से देखती है तो समझ में आ जाता है कि ये तो उससे 4 साल पहले जो उसको छोड़ दिया था उसी का पति है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा वो बीमार था। दोस्तों, वो खाँस रहा था। जब ये सब वो औरत देखती है तो उसके पास जाती है और कहती है कि ये तुम्हारी क्या हालत हो गई। दोस्तों, वो आदमी भी अपनी औरत को पहचान लेता है और फपक-फपक के रोने लगता है। दोस्तों, वो कहता है कि जब तुम्हें मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं जिससे मैं प्यार करता था उसको घर पे ले आया और उसने मेरी सारी दौलत लूट ली, ले ली और मेरी कुछ भी देखभाल नहीं की और आज मेरी ये हालत हो गई है। उस शख्स को देख करके उसकी पत्नी को भी रोना आ जाता है, उसकी हालत देख करके कि जिस तरह वो छोड़ के आई, मात्र 4 साल हुए थे। वो 24 साल की उम्र में 40 साल का लग रहा था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा वो रोती है। दोस्तों, ये बहुत इमोशनल कहानी है, इसे पूरी सुनना विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि वीडियो एक लाइक कर दो, क्योंकि आप कहानी की भावना में खो जाते हो और भूल जाते हो बाद में। और दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और दोस्तों मुझे हौसला मिल सके। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम निरंजन होता है और जो वो उसकी पत्नी होती, महिला होती, उसका नाम अंशिका होता है। दोस्तों, ये दरियागंज में रहते हैं। निरंजन एक दिन जहर की शीशी लाता है और अपनी पत्नी अंशिका के हाथ में दे देता है और कहता है कि इस जहर की शीशी को मुझे पिला दो, जिससे मैं मर जाऊं तो तुम्हारा कलेश खत्म हो जाए। मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं, मोनिका को, उसे मैं छोड़ नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता हूं। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना है, या तो मुझे जहर पिला दो या तुम मुझे तलाक दे दो, जिससे मैं मोनिका से शादी कर सकूं। अंशिका कहती है कि कैसी तुम बात कर रहे हो, अभी 2 साल पहले तो हमारी शादी हुई, तुम मुझसे प्यार करते थे और हम दोनों ने भाग करके लव मैरिज कर ली थी और आज तुम दूसरे से प्यार करने लगे। तुम्हारा क्या भरोसा है, कल को जब उससे भी सुंदर कोई मिल जाएगी, उससे भी अच्छी मिल जाएगी, तो तुम उससे भी प्यार करने लग जाओगे। निरंजन कहता है ऐसा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं मोनिका के अलावा किसी से प्यार करूं। अंशिका कहती है क्या भरोसा है, जिस तरह आज तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल को मोनिका तुम्हारे साथ करे, तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार करने लगे, तुमसे अच्छा कोई मिल जाए। निरंजन कहता है कि सूरज पूरब की जगह से पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मोनिका मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस तरह निरंजन बात करता है। जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं अंशिका को, तो उसके बाद अंशिका अंदर अंदर मायूस हो जाती है और एक दिन निरंजन से कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं देती हूँ, मैं ऐसे चली जाती हूँ। तुम्हारा दिल करे तो मुझे बुला लेना दोबारा, और ना दिल करे तो तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। तो निरंजन कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, तुम अगर मुझे तलाक नहीं दे रही हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये प्रति महीना देता रहूँगा और तुम अपना उससे गुजारा करना। दोस्तों, जब निरंजन ये कहता है तो जो अंशिका होती है वहाँ से चली जाती है। अंशिका की माँ बदरपुर में रहती है, तो वो अपने माँ के यहाँ पहुँच जाती है और सारी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसके बाद में इधर निरंजन अब जिससे वो प्यार करता है, मोनिका, उसको घर ले आता है अपने और साथ में रहने लगता है। दोस्तों, निरंजन
दरियागंज में रहता है और चांदनी चौक में काम करता। उसकी सैलरी 40,000 रुपये थी। तो उसने सोचा 30,000 मैं मोनिका को देता रहूँगा और 10,000 मैं अंशिका को पहुँचाता रहूँगा। लेकिन दोस्तों वक्त बीतता रहता है और वो मोनिका शादी नहीं करता, इसी तरह बुला लेता है और साथ में रहने लगता है दोस्तों। लेकिन जो मोनिका थी वो काफ़ी ज़्यादा चालाक थी। वो निरंजन की जो सैलरी होती वो सारी अपने कब्जे में ले लेती थी। 40 के 40,000 रुपये वो इसलिए ले लेती थी कि उसे लगता था कहीं ये अपनी पत्नी को पैसे ना भेजने लग जाए, उसे दोबारा ना बुला ले, इसलिए वो सारे पैसे खुद ही ले लेती थी। क्योंकि वो भी जानती थी इन लोगों का तलाक नहीं हुआ है, बस एक दूसरे से दूर हो गए। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता रहता है और बीतते बीतते जब कुछ और समय बीत जाता है तो एक दिन वो निरंजन से कहती है कि अपना ये मकान बेच दो, यहाँ पर हम नहीं रहेंगे, ये बहुत मायूस घर है, कहीं हम तुम और फ्लैट लेके रहेंगे। क्योंकि दोस्तों वो जानती थी अगर यहाँ रहते रहे, जो उसकी पत्नी थी अंशिका वो कभी भी आ सकती थी, इसलिए वो उससे कहती कि ये मकान बेच दो। दोस्तों निरंजन सोचता है मन ही मन में कि ये मेरे बाप दादाओं का मकान है, क्या मैं बेच दूं। दोस्तों मोनिका का सिर्फ इतना काम था, उसकी सैलरी लेती, अपने दोस्तों में पार्टी करती, उड़ाती, मौज मस्ती करती। वो मोनिका जब ज़्यादा प्रेशर निरंजन पे बनाती है तो दोस्तों वो 1.5 करोड़ में वो मकान बेच देता है और बेचने के बाद में रोहड़ी में एक फ्लैट लेने की बात करता है। दोस्तों जब फ्लैट की बात हो जाती है तो उसकी जो प्रेमिका होती मोनिका वो कहती है फ्लैट मेरे नाम करवा दो। तो निरंजन के पैरों तले जमीन निकल जाती। क्योंकि दोस्तों अब मोनिका की हरकतें देख के निरंजन को भी लगता था कि ये मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है और वो मन ही मन में पछता रहा था कि उसने अंशिका को छोड़ दिया इसलिए। लेकिन अब क्या कर सकता है दोस्तों, वो मना कर देता है कि मैं फ्लैट तुम्हारे नाम नहीं करवाऊंगा, मैं फ्लैट अपने ही नाम करवाऊंगा, चाहे तुम्हारे नाम हो चाहे हमारे नाम, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अंशिका बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और उससे बात बात पे विवाद करने लगती है। दोस्तों उसका जीना हराम कर देती है, कहती है ठीक है अगर तुम फ्लैट नहीं लिखवाओगे तो कोई बात नहीं, तुम आधा पैसा मेरे नाम कर दो। दोस्तों इस पे भी निरंजन बहुत सोचता है, लेकिन वो जब रोज का विवाद होने लगा तो वो दोस्तों 50 लाख रुपए मोनिका के नाम करवा देता है। दोस्तों मोनिका खाते में जब वो पैसे पहुंच जाते हैं और जो उसके पास 1 करोड़ बचते हैं उसका वो फ्लैट ले लेता और रहने लग जाता है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब उसके बाद में जो उसकी 40,000 रुपये सैलरी होती है वो भी मोनिका ले लेती है, सारे अपने मायके वालों पे, अपनी पार्टी में, अपने दोस्तों यारों पे खर्च कर देती है। दोस्तों अब इधर जो निरंजन था दोस्तों उसका घर बिक जाता है, अच्छी पत्नी थी वो भी छूट जाती है। दोस्तों अब एक सैलरी बची थी, उस पे भी जैसे ही महीना होता था वो घर पे सही से आके खड़ा नहीं हो पाता था। मोनिका उससे पैसे की डिमांड कर बैठती। दोस्तों वो परेशान हो गया और एक दिन परेशानी में इतनी उसको भारी पड़ गई कि उसने गुस्से में वो नौकरी भी छोड़ दी। उसने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों वो अब घर पे रहने लग जाता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि घर मकान पत्नी नौकरी सब जा चुकी थी उसके हाथ से। दोस्तों जब वो डिप्रेशन में आ जाता है तो नशा करने लगता है, दारू पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है और थोड़ी बहुत नहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा पीने लगता है। लेकिन दोस्तों जो उसकी प्रेमिका थी मोनिका वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे क्या टेंशन थी, उसके पास तो बहुत सारा पैसा था, क्योंकि 50 लाख रुपए निरंजन ने उसके खाते में पहले ही ट्रांसफर कर दिए। और धीरे धीरे निरंजन बिल्कुल गरीब हो गया, क्योंकि इसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था। नौकरी इसने छोड़ दी थी और जो पैसा था उसका फ्लैट ले लिया था। दोस्तों होता ये है कि एक समय के बाद निरंजन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इतना बीमार पड़ जाता है कि उसे खांसी आती है और खांसी के साथ साथ उसको ब्लड आने लगता है। दोस्तों जब चेक करवाता है तो उसको टीबी निकलती है। डॉक्टर कहते हैं कि रेगुलर इसकी दवाई चलेगी, इसमें ढिलाई मत डालना। दोस्तों मोनिका होती है वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और जैसे ही मोनिका को पता चलता है कि इसको टीबी है तो वो अपने फ्लैट से दूरी पर एक कमरा ले देती है और कहती है कि अब तुम इसी में रहो, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है
कि तुम किसी के साथ रहोगे उसे भी लग सकती है, इसलिए वो थोड़ी दूरी पर एक रूम ले देती है। अब निरंजन उसी में रहता और एक होटल से उसका टिफिन बंधवा देती है, जिससे सुबह शाम उसका खाना आता रहता। दोस्तों वो डिप्रेशन में तो था ही, साथ में बीमार हो गया था। अब वो अपने करे पे पछता रहा था, क्योंकि दोस्तों उसने देवी सी जो उसकी पत्नी थी उसे छोड़ दिया था, और जो उसकी प्रेमिका थी जिसे वो बहुत अच्छा समझता था, वो सिर्फ पैसों की लालची थी। अब वो उसको ना तो देखने आती, ना ही उसका ख्याल रखती, ना ही उसकी तबीयत पूछने आती। धीरे धीरे दोस्तों 4 महीने गुजर गए। 4 महीने में दोस्तों 1-2 बार उसने फ़ोन किया, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि ये मर गया या जिंदा है। दोस्तों वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। उसके बाद में इसके पास पैसे नहीं थे, तो दोस्तों सफदरजंग हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, उसमें ये दिखाने के लिए गया था और वहाँ से दवाई भी ले आता है, लेकिन ये टाइम पे नहीं जाता। जब बीमारी ज़्यादा दिक्कत देने लगती तब ये जाता, और उसी दौरान इसको इसकी 4 साल पहले वाली पत्नी उसी लाइन में मिल जाती और वो सारी कहानी अपनी पत्नी अंशिका को बता देता। अंशिका के आंखों से आंसू चल रहे थे, और दोस्तों जो निरंजन था उसकी भी आंखों से आंसू चल रहे थे। अंशिका कहती है कि जैसा तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। तुमने कहा था कि तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे महीने में, तुमने एक बार भी रुपए नहीं मुझे दिए, ना ही कभी तुम मुझसे मिलने आए, ना ही तुमने कभी मेरे पास फ़ोन किया। आज अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होती। दोस्तों अंशिका के साथ में एक बेटी भी थी। निरंजन उसकी तरफ देखता है तो सोचता है कि शायद इसने दूसरी शादी कर ली और उससे इसको एक बेटी हुई है, क्योंकि अंशिका की मांग भी भरी हुई थी, पैरों में बिछिया भी थे, दोस्तों पूरा श्रृंगार कर रखी होती है। उसके मन में सवाल चल रहा होता तो पूछ ही लेता है कि मेरी तो जैसे कट रही, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी कैसे कट रही है और ये लड़की कौन है। अंशिका कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर से आई, तुमने जहर की जो शीशी दी थी कि मुझे पिला देना, लेकिन वो शीशी मैं अपने साथ ले आई और आज भी मेरे साथ वो जहर की शीशी रखी हुई है, मेरे पास में ही है। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे अपनी मम्मी के घर आने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कुछ समय बाद इसी हॉस्पिटल में मैंने इस लड़की को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसी हॉस्पिटल में मैं 15 दिन पड़ी रही। तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, ना ही मेरी खबर ली कि जिंदा है कि मर गई। वो तो मेरी माँ थी, उन्होंने मेरी देख रेख की, और उसके बाद में एक जगह मेरी नौकरी लगवा दी, जहाँ पर मैं काम करने लगी और अपना पालन पोषण करने लगी। उसके बाद में कहती है तुम्हारी ही बेटी है। दोस्तों निरंजन रोने लगता है, कहता मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और मुझे आज तक पता ही नहीं। मैं कितना अभागा बाप हूँ जो आज अपनी बेटी को देख रहा हूँ। दोस्तों उसे वो लाड़ दुलार करता है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसको टीबी है। तो दोस्तों वो दूर हट जाता है और कहता मैं कितना अभागा बाप हूँ जो अपनी बेटी को गाल पे एक किस्सी भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे टीबी है। शायद कहीं ऐसा ना हो इससे मेरी बेटी की लग जाए। वो पूछता है अंशिका से कि बेटी का नाम क्या रखा है, तो वो बताती है कि इसका नाम मैंने छवि रखा है। दोस्तों अब निरंजन चाह रहा था कि अंशिका मेरे साथ रहने लग जाए, लेकिन अंशिका के मन में भी थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि जिस समय वो अलग हुई थी उससे पहले उसने बहुत समझाया था और उसकी बात एक भी निरंजन ने नहीं सुनी। दोस्तों इसी बीच में अंशिका कहती है कि तुम्हारा नंबर आ गया, लाओ मैं तुम्हारी डेट डलवा देती हूँ, और इस तरह से वो पर्चा लेती निरंजन का और डेट डलवा देती है। उसके बाद में वो डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ टीबी का वार्ड होता है, उस डॉक्टर के पास में ले जाती है। डॉक्टर उसका पर्चा देखता है तो कहता है कि तुम रेगुलर क्यों नहीं आते हो, जब तुम्हें दिक्कत बढ़ जाती है तभी तुम आते हो। जब वो उसके साथ में उसकी पत्नी को देखता है अंशिका को, तो उससे कहता है डॉक्टर की बहन जी, इनसे कहिए कि ये रेगुलर आया करें, अगर ये नहीं आएंगे तो ये बीमारी किसी दिन इनकी जान भी ले लेगी, या तो ये रेगुलर दवाई खाएं, अपनी देख रेख करें, अन्यथा एक दिन इन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है टीबी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती, ख़त्म हो जाती, लेकिन उसकी रेगुलर दवाई चले तो। अगर आप दवाई छोड़ दोगे तो वो शुरू से दोबारा कोर्स करना पड़ता है। इस तरह डॉक्टर समझाता है।
दोस्तों जब वो दवाई ले लेता है तो एक हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पड़ी, उस पर बैठ जाते हैं और अपनी सारी एक दूसरे को कहानी और भी बताते हैं। दोस्तों अब निरंजन चाहता था कि अंशिका उसके साथ में रहने लगे, क्योंकि वो मोनिका को समझ चुका था, जान चुका था कि ये सिर्फ पैसों की भूखी है, जिसने 4 महीने से मेरे हालचाल भी नहीं लिए, वो मेरे से क्या ही प्यार करेगी, क्या ही मैं उम्मीद रखूं उससे। दोस्तों निरंजन अंशिका से कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? अंशिका कहती है कि तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था, क्या पता तुम आगे भी मुझे छोड़ दो। दोस्तों निरंजन उसकी आंखों की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे अब नहीं रहना मोनिका के साथ में, मैंने जो गलती की उसकी माफी मैं मांगता हूं। और उसके पैरों से पड़ जाता है, रोने लगता है। आंसू तो अंशिका के भी चल रहे थे, क्योंकि वो भी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उन दोनों की दोस्तों लव मैरिज थी और उन्होंने भाग करके घर से शादी की थी, इसलिए अंशिका बहुत ज़्यादा उससे आज भी प्यार करती थी। अंशिका कहती है कि मैं अपने माँ के साथ रहती हूँ, मैं खुद माँ पे बोझ सी बनी हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मत चलो, एक काम करो अपना मुझे नंबर दे दो। दोनों वो एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और दोस्तों एक अंशिका ऑटो करती है, उसमें अपने पति को बिठाती है और उसको विदा कर देती है, भेज देती है घर पे। और दोस्तों उसके बाद में अंशिका भी ऑटो पकड़ती है, अपने घर बदरपुर पहुंच जाती है। उसके बाद में सारी कहानी वो अपनी माँ को बताती है, कहती है कि इस तरह आज वे मिले थे मुझे, इस तरह उनकी हालत हो गई कि मैंने उन्हें पहचान भी नहीं पाया, ऐसा लग रहा था कि कोई 40 साल का व्यक्ति खड़ा है। जब मैंने ध्यान से देखा तब समझ में आया कि वो मेरे पति है, मेरे साथ रहने की कह रहे। बताओ माँ मैं क्या करूं? दोस्तों कोई माँ अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहेगी। वो सारी जब बात माँ सुनती है तो कहती है, बेटी जिंदगी बहुत लंबी है और अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, तू देख ले, तू खुद ही फैसला ले सकती है अपनी जिंदगी का, अगर साथ रहना है तो तुम रह सकती हो उसके। दोस्तों अंशिका की माँ अंशिका के ऊपर ही छोड़ देती है। समय धीरे धीरे गुजरता है। दोस्तों उसके बाद में एक दिन निरंजन का फोन आता है और कहता है कि अंशिका कैसी हो तुम? वो कहती ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? तो वो भी कहता ठीक हूँ, अब मैं दवाई टाइम से ले रहा हूँ। उसके बाद में वो अपनी लड़की छवि के बारे में पूछता है और फोन काट देता है। अंशिका कहती है अपनी माँ से कि माँ फोन आया, और जब वो फोन करता तो फिर वो रहने की साथ में बात करता है, तो वो अपनी माँ को बताती है कि इस तरह वो कह रहे थे साथ में रहने। दोस्तों जो उसकी माँ थी, तो जो कालका जी मंदिर है उसी के थोड़ा दूरी पर एक रूम दिला देती है अपनी बेटी अंशिका को और कहती है तुम उन्हें बुला लो, साथ में रखो। दोस्तों निरंजन को जब वो फोन करती है, बुलाती है, तो निरंजन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो मन में सोचता है कि शायद मेरी ज़िंदगी अब आगे अच्छी कटेगी, और वो अपना एक बैग पैक करता है और घर से फ्लैट से निकल देता है। दोस्तों जो मोनिका थी इसी बीच में अपने माँ भाई बहन सबको उसी फ्लैट में बुला लेती है, और निरंजन दोस्तों जब अलग कमरे में रहता है तो उसको जब ये अंशिका मिल जाती है तो वो उसे समझा देती है कि फ्लैट तो तुम्हारे नाम है, तो तुम ही उसमें रहो, वो तुम्हें नहीं निकाल सकती है। तो वो जबरदस्ती फ्लैट में रहने लगता है और मोनिका से कहता है तुम्हें रहना तो रहो, नहीं चली जाओ। तो दोस्तों अब निरंजन भी उसी फ्लैट में रहता था और मोनिका और उसके माँ बाप भी उसी में रहते थे। जब वो बैग पैक करके निकलता है तो मोनिका देखती रहती है, वो उससे ये भी नहीं पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दोस्तों निरंजन निकलता है और अंशिका के बताए हुए पते पे कालका जी के पास जो उसने रूम लिया था उसमें पहुंच जाता है और दोस्तों रहने लगता है। अब निरंजन को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं स्वर्ग में आ गया, जो उससे सही से मोनिका बात भी नहीं करती थी। अंशिका यहाँ पर उसकी पत्नी पूरा ख्याल रखती है, देख रेख करती है, टाइम पे दवाई दिलवाती और टाइम पे दवाई खिलाती। दोस्तों धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे और जो निरंजन था अब एकदम वो स्वस्थ हो चुका था। उसके बाद में निरंजन कहता है कि अब तुम काम मत करो, मैं ठीक हो गया हूँ। निरंजन फिर चांदनी चौक जाता है, उसी जगह जहाँ वो काम करता है, और दोबारा से अपना काम लगा लेता है। दोस्तों जब काम लगा लेता है तो दोस्तों इस बार सैलरी 40,000 से भी बढ़कर उसको मिलती है और दोस्तों अच्छे से अब उनका जीवन चलने लगता है। समय और थोड़ा गुजरता है, उसके बाद में वो आपस में डिसाइड करते हैं
कि मैंने अपना घर तो बेच ही दिया, लेकिन जो फ्लैट वो मेरे नाम पे है तो मैं फ्लैट वो ले लूँगा। दोस्तों इधर अंशिका, उसकी माँ और एक दो लोगों को लिवा के निरंजन जाता है, फ्लैट में पहुंचता है और मोनिका से कहता है तुम ऐसे ही निकल जाओगी मेरे फ्लैट से अपने माँ बाप को साथ लेकर के, या मैं कानूनी कार्रवाई करूं। दोस्तों मोनिका जानती थी कि उसकी शादी तो निरंजन के साथ में हुई नहीं, वो तो बस ऐसे ही रह रही थी। और दोस्तों मोनिका का तो यही काम था, क्योंकि वो खूबसूरत थी तो इसलिए वो अपने जाल में लड़कों को फंसाती थी और उससे पैसा लूट लेती थी। जितना लूट सकती उतना लूट लेती। दोस्तों मोनिका समझ चुकी थी कि निरंजन को जितना लूटना था लूट लिया, अब इसकी पत्नी ये सब मिल गए हैं और कानूनी अगर कार्रवाई की तो मुझे सजा भी हो सकती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे उस फ्लैट को छोड़ देती और चली जाती किसी और मुर्गे की तलाश में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लड़कियां मुर्गे ही ढूंढती हैं जिसमें बेचारे फंस जाते हैं निरंजन जैसे लोग। दोस्तों अब निरंजन और उसकी पत्नी आराम से रहने लगती है और जो उसकी बेटी होती है वो भी साथ में रहने लगती और निरंजन काम करता है। 40,000 रुपये से ज़्यादा वो कमा रहा होता है, उसका घर का खर्चा अच्छे से चलता है और ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। और निरंजन मन ही मन में सोच लेता है कि मेरी पत्नी तो देवी सी समान है, जो उसने मुझे माफ़ कर दिया और आज के बाद मैं किसी की तरफ आंख उठा के इस नज़र से नहीं देखूंगा। वो अपने पत्नी के साथ में मस्त से जीवन व्यतीत करने लगते। और दोस्तों कुछ समय बाद अंशिका को निरंजन से एक लड़का भी हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2012 में निरंजन और अंशिका की शादी हुई थी और 2014 में 2 ही साल मात्र गुजरे थे कि अंशिका ने निरंजन को अलग कर दिया था और 2019 में वो फिर से मिल गए। दोस्तों अब राजी खुशी हंसी खुशी वो रह रहे और जीवन व्यतीत कर रहे। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। दोस्तों जो ज़्यादा लालच के चक्कर में जो उसके पास होता है उसे छोड़ता है तो जो होता है वो भी चला जाता है और आगे कुछ नहीं मिलता सिवाय दुख के। इसलिए इस कहानी से जो भी हमें सीख मिलती है वो यही है कि जैसा भी है जो भी है अपना उसी में खुश रहिए, ज़्यादा के चक्कर में मत भागिए, नहीं तो वो भी हाथ से चला जाता, जैसे कि निरंजन के साथ हुआ। लेकिन वो तो अंशिका अच्छी थी जो उसने दूसरी शादी नहीं की और दोबारा अपने पति को अपना लिया। अन्यथा दोस्तों अंशिका भी शादी कर लेती या उसकी माँ शादी करा देती तो जो निरंजन था वो जायज़ बात है कि बीमार तो वो था ही, हो सकता उसकी मृत्यु हो जाती। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और कहानी थोड़ी सी भी अगर दोस्तों अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी दिल को छूने वाली कहानी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए नमस्कार।